हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। Particulars: note number 31st March 2020, that is closing date, and 31st March 2019, this is opening date. Equity and liabilities: shareholders fund share capital 6 लाख से इंक्रीज होकर के 7 लाख हो गया, लेकिन इसमें वर्किंग नोट भी है, तो इसका डिटेल्स हमको देखना है कि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं या इक्विटी शेयर्स कितने हैं। देन रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख रुपीज़ से इंक्रीज होकर के 4,10,000 हो गया, इसमें भी वर्किंग नोट है, नोट्स टू अकाउंट है, और नोट्स में हमें पता चलेगा कि क्या है। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स हैं, 3 लाख से इंक्रीज़ होकर के 2 लाख से इंक्रीज़ होकर के 3 लाख हो गए हैं। वैसे तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाता है, और रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रहता है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये कैश इनफ्लो है, 1 लाख रुपीज़ का कैश इनफ्लो है। और ये जो 10% है इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट का 2 जगह यूज़ होगा। एक तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा। अब ये इंटरेस्ट जो है ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाता है, परंतु वर्किंग नोट में अगर डेट लिखा है तो डेट के हिसाब से हमें पता लगाना पड़ेगा कि ओपनिंग पर इंटरेस्ट देना है या फिर क्लोजिंग अमाउंट पर देना है। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है और ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये कैश इनफ्लो है। उसी तरीके से एसेट्स में अगर देखें तो फिक्स्ड एसेट्स है, 6 लाख से इंक्रीज़ होकर के 7 लाख हो रहा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो है क्योंकि परचेज हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स। उसी तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख से इंक्रीज़ होकर के 2 लाख हो गया, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा और ये भी कैश आउटफ्लो है। लेकिन इसका जो 10% इंटरेस्ट है ये भी इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस हो किया जाएगा, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा। फिर करंट एसेट्स में देखते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में इनका यूज़ है। इन्वेंट्रीज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इसमें डिटेल्स भी है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में वैसे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये भी माइनस होगा, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स का डिटेल हमें नोट्स टू अकाउंट में पता चलेगा। लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से इंक्रीज़ होकर के 5 लाख हो रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है। और 10% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा है 1 लाख रुपीज़ से, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो है। लेकिन इसका जो 10% है इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटरेस्ट जो रहेगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा, प्लस होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये माइनस होगा क्योंकि ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, कैश आउटफ्लो रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, ये 0 से 10,000 हो रहा है इसलिए ये कैश इनफ्लो है। और सरप्लस जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ये यहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स इंक्रीज़ हो रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में ये ऐड होगा। अब एक अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में है फर्स्ट प्रोपोज्ड डिविडेंड, क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट इक्विटी शेयर कैपिटल में है ही नहीं, नील है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दोनों ही साल में 10-10
परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ओपनिंग वाले को ही कंसिडर करना है, क्लोजिंग वाले को हम वैसे भी नहीं लेते, क्योंकि क्लोजिंग वाला तो अभी अगले साल इसका पेमेंट होगा, और जो कुछ भी ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ ओपनिंग वाले का ही होगा। नाउ अ मशीन विथ बुक वैल्यू ऑफ ₹90,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000। सो बुक वैल्यू 90,000 था, बेचा गया 50,000 में, सो 40,000 रुपीज़ का लॉस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा। और ये 50,000 रुपीज़ जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा, क्योंकि ये कैश इनफ्लो है। देन डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में ऐड होगा। देन डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब ये है कि जो डिबेंचर्स इंक्रीज़ हुए हैं वो साल के पहले दिन ही जारी कर दिए गए थे, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट जो है वो क्लोजिंग बैलेंस पर देना है, ना कि ओपनिंग। इसलिए 3 लाख पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर्स पे। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2020। सो जो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट है एसेट में वो लास्ट डे में हुआ है, इसलिए जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा ये ओपनिंग बैलेंस पर मिलेगा, ना कि क्लोजिंग बैलेंस पर। देन प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2019, मतलब जो डिक्रीज़ इन प्रेफरेंस शेयर हुआ है वो 31 दिसंबर 19 को हुआ है। अब यहाँ पर चकमा देने वाली बात है कि हम इसके लिए डिविडेंड, जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड है 10% का वो असर होगा ऐसा लगता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पर ही डिविडेंड देना है, क्योंकि हम लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे कर रहे हैं, करंट ईयर का डिविडेंड हम अगले साल पे करेंगे, इसलिए करंट ईयर वाले का कोई भी इफेक्ट अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पर ही डिविडेंड देना है। सो यहाँ जो प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख, इस 3 लाख पर ही हम डिविडेंड देंगे, ना कि इंक्रीज़ और या डिक्रीज़ इन प्रेफरेंस शेयर पर। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड at the rate of 15% was paid on equity shares on 31st December 2019. Now interim dividend ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड हो जाएगा, और दूसरा है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये लेस हो जाएगा। देन fresh equity shares were issued at a premium of 5% on 31st March 2020. Now equity share जो इश्यू हुए हैं वो लास्ट डे को हुए हैं, इसलिए जो 15% डिविडेंड तो हमेशा हमको ओपनिंग पर ही देना है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी होता तो भी हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरिम डिविडेंड पे करना है नाउ, और वो 5% प्रीमियम पर इश्यू हुए हैं, तो ये ऑलरेडी ही बैलेंस शीट में इंक्लूडेड है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो होगा। नाउ लेट अस सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ सॉल्यूशन 58, पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ऑन 1/4/2019 मशीन अकाउंट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है ₹6 लाख। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 31/3/2020 को मशीन ऑफ बुक वैल्यू ₹90,000 was sold for ₹50,000. So by bank it was sold for ₹50,000 and by profit and loss 40,000, क्योंकि उसका बुक वैल्यू 90,000 था इसलिए 40,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, लॉस। Then depreciation charge during the year. So by depreciation charge during the year is ₹60,000. और closing balance by balance closed down बुक में दिया हुआ है 7 लाख। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, ये हो गया 7 लाख 8,50,000, यहाँ भी आना चाहिए 8,50,000, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर है ₹2,50,000। सो दिस इज परचेज ऑफ मशीन।
सो इसका यूज़ ये है कि ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, ये बैंक जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, और ये वाला बैंक जो है जो डेबिट साइड में है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, लेकिन ये कैश आउटफ्लो होने के कारण माइनस होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। क्लोजिंग है ₹4 लाख माइनस ओपनिंग है ₹2 लाख। सो करंट ईयर का सरप्लस है ₹2 लाख का। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड ओपनिंग, ओपनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे। सो प्रोपोज्ड डिविडेंड इक्विटी शेयर का है नील, और प्रेफरेंस शेयर का है 10%। सो प्रेफरेंस शेयर पर देंगे हम, प्रेफरेंस शेयर पर, और प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग बैलेंस है ₹3 लाख। 3 लाख पर 10%। याद रखिए प्रेफरेंस शेयर रिडीम भी हुआ है तो उसका यहाँ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम लास्ट ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड अभी पे कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर तो रिडीम नहीं हुआ था, और इस साल जो रिडीम हुआ है प्रेफरेंस शेयर वो नेक्स्ट ईयर में उसका इफेक्ट दिखाई देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो डोंट बी मिस्टेकन, यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। नाउ इट इज़ ₹30,000। उसी तरीके से इंटरिम डिविडेंड भी है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इंटरिम डिविडेंड कितना परसेंटेज है? 15% है, और ये भी हम ओपनिंग बैलेंस पर देंगे। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी शेयर का 3 लाख है, 3 लाख का 15%, 45,000। नाउ अब आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ₹2,75,000, और इसी अमाउंट से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ शुरू होगा। नाउ इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से, जो है ₹2,75,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें है सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जो कि एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 2 में है, वहाँ से हमें पता चला है, और हमने वर्किंग नोट भी बनाया है, वो 40,000 का है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, ये है ₹60,000। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, ओपनिंग बैलेंस पर देंगे हम। ओपनिंग बैलेंस है ₹3 लाख का, नॉट ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस पर देंगे 3 लाख का। सो 3 लाख का 10% आएगा ₹30,000। 3 लाख का इसलिए क्योंकि डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2019, सो इसलिए हम क्लोजिंग बैलेंस पर दे रहे हैं। देन हमारे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ इंक्रीजिंग बाय 10,000, सो 10,000 ऐड करेंगे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा ₹4,15,000। इसमें लेस करेंगे, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है 10% इन्वेस्टमेंट्स,
और इसके ओपनिंग बैलेंस पर हम इंटरेस्ट रिसीव कर लेंगे, सो लेस कर देंगे 10,000। अब अमाउंट आ जाएगा ₹4,05,000 और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। सो ट्रीटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है ₹80,000 से, इसलिए ऐड। और इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज इन करंट एसेट है, इसलिए लेस होगा ₹1,00,000 से। लाइकवाइज ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं ₹1,00,000 से। अब यहाँ से यहाँ तक प्लस करेंगे तो आएगा ₹2,85,000। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसे आउटर कॉलम में लिख लेते हैं ₹2,85,000। अब कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। हमने मशीन बेच दिया है और इसके लिए ₹50,000 ये कैश इनफ्लो है। देन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, ये हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया था, उसमें पता चला कि हमने ₹2,50,000 का नया मशीन ख़रीदा है, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो, इसलिए माइनस में। देन पेमेंट है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹1,00,000। बैलेंस शीट में साफ दिखाई दे रहा है, इंक्रीज हो गया है करंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ परचेज। देन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी हमने इसे लिखा है। अब ये टोटल आ गया ₹2,90,000 एंड दिस इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो रहे हैं इसलिए ये कैश इनफ्लो है ₹2,00,000 का। देन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, ₹1,00,000, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो, इसलिए ये ब्रैकेट में आएगा जो कि माइनस है। देन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, that is inflow of cash 10,000. Then proposed dividend on 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का वो पेमेंट हो रहा, करंट ईयर का जो डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। देन इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ओपनिंग बैलेंस पर हमें देना है 15%, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश ₹45,000। अब
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हमें पे करना, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. सो इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स क्लोजिंग बैलेंस पे हमें देना है, और ये है 30,000 रुपीज़, ये भी कैश आउटफ्लो. देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, दैट इज़ कैश इनफ्लो. इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा ₹1,05,000, और ये है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इन सब को हम ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि निगेटिव अमाउंट ज़्यादा है. अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम ऐड करेंगे तो आएगा ₹1,00,000, विच इज़ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹50,000 का, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि एसेट साइड दिया हुआ है ₹20,000, मीन्स 70,000 इसमें ऐड करेंगे. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ₹1,70,000, विच इज़ total of closing current investments, that is ₹90,000, and closing cash and cash equivalents ₹80,000. So this is cash flow statement for question number 58. Now question number 59. From the following balance sheet as at 31st March 2020 and statement of profit and loss for the year ended 31st March 2019 of RSB Limited and additional information, prepare cash flow statement. Particulars: note number 31st March 2020, that is closing date, and 31st March 2019, it is opening date. Equity and liabilities: first है shareholders fund, share capital. There is an increase in share capital from 5 lakh rupees to 7,50,000. Now reserve and surplus, still again there is an increase of rupees 6,50,000 फ्रॉम ₹3,00,000 to 9,50,000 हो गया है. और इसमें नोट भी है. नोट टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ दिया हुआ है, उसका डिटेल्स हमें देखना पड़ेगा. देन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 5%, 4 लाख से इंक्रीज़ होकर के 7 लाख हो गया है, इसका भी डिटेल है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में जानकारी दी हुई है. देन करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये इनफ्लो ऑफ कैश है. रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा क्योंकि इंक्रीज़ है इसलिए ये कैश इनफ्लो है. इसका जो इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा और क्लोजिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा. और ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये ऐड होगा. अदर करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में डिटेल है, यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है वैसे तो, लेकिन इसका डिटेल देखेंगे नोट्स टू अकाउंट में फिर पता चलेगा. देन शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में है प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसके लिए हमको टैक्स लेजर बनाना होगा, अकाउंट्स बनाएंगे और टैक्स पेड और टैक्स मेड कैलकुलेट करेंगे. टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे और टैक्स पेड को लेस करेंगे. नाउ एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में नोट दिया हुआ है जो कि डिक्रीज़ हो रहा है 7,45,000 से 6,85,000, और नोट के डिटेल के बाद ही वैसे हमें इसका लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि इसका डिटेल जो डेप्रीशिएशन और परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ये समझ में आए. दैन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रहा है ₹2,50,000 से ₹7,50,000. दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर बढ़ रहा है, परचेज हो रहा है तो आउटफ्लो ऑफ कैश, और अगर सोल्ड हो रहा है तो दैट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश. नाउ करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे आखिरी स्टेप में यूज़ होंगे. और इन्वेंट्रीज़
डिक्रीज़ हो रहा है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, क्योंकि डिक्रीज़ इन करंट एसेट इज़ कैश इनफ्लो। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये कैश आउटफ्लो है, इसलिए ये लेस होंगे। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, तो इसे हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड है वो है डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम। इनके डिटेल्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम भी दिया हुआ है। क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमें इस कॉलम से ज़्यादा मतलब है, ना कि इस कॉलम से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी नोट दिया हुआ है, इसे हम चेक कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या है, और अदर इनकम का भी डिटेल्स हमको दिया हुआ है। ये हम नोट जब देखेंगे उस समय इसके ऊपर कमेंट करेंगे। देन बाकी सब तो ऑपरेटिंग है, लेकिन डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग है। अदर एक्सपेंसेस का डिटेल भी हमें देखना है, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होगा। देन स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये भी नोट में लिखा हुआ है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स, ये भी दिया है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से मतलब है, जब हम टैक्स का लेजर बनाएंगे, टैक्स प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो इस अमाउंट को कंसिडर करके टैक्स पेड का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसमें कोई चेंज नहीं है। ये हालांकि ये है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहा है। सरप्लस, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ये इंक्रीज़ हो रहा है 6,50,000 से, और यहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। देन अदर करंट लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। तो क्योंकि डिबेंचर्स एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, इसलिए हम इसका लेजर बनाएंगे। और पता लगाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना पे किया गया है। सो ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसका हमको लेजर बनाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है होते हैं, ये करंट लाइबिलिटीज़ है, और यहाँ ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इसे लेस कर देंगे। देन फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है। तो वहाँ से हम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके लिए हम इसका मतलब टेंजिबल एसेट्स का लेजर बनाना पड़ेगा। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कोई भी ऐसा रिमार्केबल डिटेल नहीं है। इट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ही होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नाउ नोट टू अकाउंट, फिफ्थ पॉइंट, अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, और गेन दैट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया है। तो हमें क्लोजिंग अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ओपनिंग वाले को ही कंसिडर करना है। तो ये तीनों के तीनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम के रूप में लेस हो जाएंगे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, परचेस या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में ये ऑलरेडी आ जाएगा, तो इसे हम फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो परचेस या सेल में आ ही गया है। लेकिन ये दोनों को हमें प्रत्यक्ष रूप से फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेना पड़ेगा। देन चेंज इन स्टॉक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और ये बैलेंस शीट में भी दिया है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में additional debentures were issued on 1st October 2019 for of rupees 5 lakh. On the same date, part of outstanding debentures were redeemed and interest was paid, whereas interest on outstanding debentures was paid on 10th of April 2020. मतलब डिबेंचर्स इशू भी किए गए हैं और डिबेंचर्स रिडीम भी किया गया है। तो इसका हम लेजर बना करके इसे क्लियर कर देंगे कि डेट वाइज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6 मंथ्स का देंगे, फिर 6 मंथ्स का देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओपनिंग बैलेंस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट होगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये लेस होगा। सेकेंड पॉइंट में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज डिविडेंड इन बोथ द ईयर्स 10%। सो ओपनिंग बैलेंस पर हम
ओपनिंग बैलेंस पर 10% प्रपोज्ड डिविडेंड है, और ये पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड होगा, देन फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये लेस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में जगह मिलेगी इसे। इंटरिम डिविडेंड भी ऐसा ही होगा, सेम रहेगा। देन फिक्स्ड एसेट्स विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन टिल डेट वाज प्रोवाइडेड ऑफ ₹80,000 was sold at a profit of ₹10,000। इसको हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये तो कितना है, या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में प्रॉफिट या लॉस कैसा है। सो इसका लेजर बनाएंगे जो कि वर्किंग नोट्स का ही हिस्सा रहेगा। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 59। पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, क्योंकि ये एक लाइबिलिटीज़ है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट के साइड आएगा 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ₹2,25,000। फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिख लेते हैं। टू बैलेंस क्लोज डाउन 2,60,000। फिर अब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए 31 मार्च 2020 में सेकेंड लास्ट आइटम दिया हुआ लेस टैक्स, वहाँ पर टैक्स दिया है, मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो बर्डन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हुआ है करंट ईयर का देखेंगे 31 मार्च 2020 का, वो है अमाउंट ₹3,45,000। अब इन दोनों को हम ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 5,70,000। तो यहाँ पर हमें एक बैलेंसिंग अमाउंट इंसर्ट करना है, दैट इज़ ₹3,10,000, और ये है टैक्स पेड टू बैंक ऑन 31 मार्च 2020। ग्रैंड टोटल भी रहेगा ₹5,70,000। तो ये वर्किंग नोट का हमको क्या यूज़ है, ये है, इसका भी डेट है 31/3/20। इसका यूज़ ये है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के हेड में ये ऐड होगा, और ये जो अमाउंट टैक्स पेड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लास्ट स्टेप में ये लेस होगा। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस वर्किंग नोट। अब हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स एक एसेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस 1/4/19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ₹9,90,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस भी है हमारे पास 31/3/20 को बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ₹8,90,000। उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2,45,000, और क्लोजिंग बैलेंस है 31/3/20 को टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹2,05,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लास्ट स्टेप में दिया हुआ फोर्थ पॉइंट में फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ₹1 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन टिल डेट वाज प्रोवाइडेड ऑफ ₹80,000 was sold at a profit of ₹10,000। मीन्स एक ऐसा फिक्स्ड एसेट्स जिस पर अब तक ₹80,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। सो हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में ₹80,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये इधर आ जाएगा, डेबिट से क्रेडिट में आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000। मतलब 1 लाख के फिक्स्ड एसेट्स में 80,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब बुक वैल्यू उसका हो गया 20,000 और उसे 10,000 प्रॉफिट में बेच दिया गया। सो प्रॉफिट हम इधर लिखेंगे ₹10,000। ये 31/3/20 को, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस जो है बाई बैंक के रूप में जो आएगा ये होगा ₹30,000 का, क्योंकि 20,000 बुक वैल्यू है और ₹10,000 प्रॉफिट है। अब हम इसे ग्रैंड टोटल करेंगे। सो डेबिट में आ गया ₹10 लाख, क्रेडिट में भी आ रहा है ₹10 लाख। इसका मतलब है कि कोई भी नया फिक्स्ड एसेट्स खरीदा नहीं गया है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम
बैलेंस करेंगे, डेबिट में आएगा ₹2,85,000 और क्रेडिट में भी ₹2,85,000 लाने के लिए हमें यहाँ 40,000 इंसर्ट करेंगे हम अमाउंट, और ये है बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन 31/3/2020। तो अब इस वर्किंग नोट का क्या यूज़ है? यहाँ जो फिक्स्ड एसेट्स में बैंक लिखा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा, क्योंकि ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है जो कि इनफ्लो ऑफ कैश है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट हो गया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हेड में। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ₹40,000। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो हुआ है। एक्सपेंसेस के हेड में फोर्थ आइटम है, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर इज़ ₹40,000, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में ये ऐड हो जाएगा। नाउ अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5% डिबेंचर्स अकाउंट। क्योंकि डिबेंचर्स लाइबिलिटीज़ हैं इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है ₹4 लाख, और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है 31/3/20 को। टू बैलेंस क्लोज डाउन ये दिया हुआ है ₹7 लाख। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2019 को, मतलब 1/10/19 को नए डिबेंचर्स इशू हुए। सो बाय बैंक नए डिबेंचर्स इशू हुए ₹5 लाख के। इसका मतलब है कुछ डिबेंचर्स रिडीम भी हो गए जो कि डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा। इधर आ गया ₹9 लाख, इधर भी आना चाहिए 9 लाख। मतलब यह है कि 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम भी हुए ऑन 31/3/2000, नॉट ऑन 31st। डेट सजेस्टेड है क्वेश्चन में ऑन द सेम डेट, सो 1/10/19, ये डेट 1/10/19 को डिबेंचर्स रिडीम हुए। तो इसका डिटेल ये है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है, एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही ये कैश आउटफ्लो है। लेकिन इंटरेस्ट जो देंगे 5% वो ओपनिंग बैलेंस पर 6 मंथ्स का देंगे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस पर भी हम 6 मंथ्स का देंगे, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद ये डिबेंचर्स इंक्रीज़ भी हो गए थे और डिक्रीज़ भी हो गए थे। इसलिए हम फर्स्ट 6 मंथ्स पे 4 लाख पर 5% देंगे, और नेक्स्ट 6 मंथ्स पर 7 लाख पर 5% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देंगे। अब हम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 5% डिबेंचर्स अकाउंट। वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में शो कर रहा है, और ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। इसलिए हमें पता लगाना होगा कि कितना कैश इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के रूप में पेमेंट हुआ है, क्योंकि ये कैश फ्लो का मामला है। नाउ क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये नोट्स टू अकाउंट के सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है ₹20,000। उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिखेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹35,000। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें 4 लाख पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सो 4 लाख पर हम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगा ₹10,000। और फिर दूसरे 6 मंथ्स के लिए क्लोजिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करेंगे 7 लाख पर, यह आ जाएगा ₹17,500। मतलब फॉर एन ईयर 27,500 का लोड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। तो इसे हम क्लोजिंग डेट पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों का टोटल 27,500। अब इसे ग्रैंड टोटल करेंगे, यह आ गया 47,500, यहाँ भी 47,500, यहाँ एक बैलेंसिंग अमाउंट आएगा ₹12,500 का, और ये 31/3/20 को ये टू बैंक लिखेंगे।
मतलब पेमेंट कितना हुआ है, कैश आउटफ्लो सिर्फ 12,500 रुपीज़ का हुआ है। सो ये जो है 27,500 ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये ऐड हो जाएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में। और ये जो पेमेंट हुआ है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये लेस हो जाएगा, क्योंकि हालांकि ईयरली इंटरेस्ट बनता था 27,500 का, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो भी हुआ, लेकिन पेमेंट कितना हुआ, सिर्फ 12,500। इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से सिर्फ 12,500 रुपीज़ ही माइनस होगा, ना कि 27,500। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स शोड है, इसलिए हमें ये अकाउंट बना करके ये मिसिंग अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ा। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। सबसे पहले सरप्लस लिखेंगे। सरप्लस फॉर द करंट ईयर में हम क्लोजिंग बैलेंस ₹8,50,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस ₹2,00,000। सो करंट ईयर का सरप्लस आ जाएगा ₹6,50,000। इसमें ऐड करेंगे टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स मेड फॉर द ईयर प्रोविज़न, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है, और ये अमाउंट है ₹3,45,000। फिर ऐड करेंगे अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बोर्ड प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर 10% है। सो 5 लाख का 10% 50,000। और फिर है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमें कैलकुलेट नहीं करना है, वो सीधा अमाउंट दिया हुआ है अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इन सब को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा ₹11,45,000। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 59 इन द बुक्स ऑफ RSB लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखेंगे, जो कि ₹11,45,000 है। फिर हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है ₹40,000 का। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में ₹27,500। अब हम इसमें लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ये कहाँ दिया हुआ है, ये नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है अदर इनकम के हेड में, और ये है ₹15,000, तो ये लेस हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये है 10,000 रुपीज़ का। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ भी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी 10,000 रुपीज़ का है। अब इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा ₹11,77,500, जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। इसमें आ गया है ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं ₹20,000 से। उसी तरीके से इन्वेंट्रीज़ भी इंक्रीज हो रहे हैं ₹1,00,000 से। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹1,000 से
डिक्रीज़ हो रहे हैं तो लेस कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि करंट एसेट्स है और ये ₹2,50,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसे यहाँ डिक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो आएगा ₹10,46,500 जो कि है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशंस। अब हम इसमें लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड, जो कि हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट में बनाया है, ₹3,10,000। अब जो अमाउंट आएगा वो है ₹7,36,500। दिस इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये हमने बेच दिया था 20,000 बुक वैल्यू का 30,000 रुपीज़ में। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बॉट, 5 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ हो गया है, आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। सो दैट इज़ परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देन अदर इनकम्स भी है हमारे पास। अदर इनकम्स में है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स ₹15,000, दिस इज़ कैश इनफ्लो। उसी तरीके से डिविडेंड भी है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यह है ₹10,000। ये आपको नोट्स में लिखेगा, नोट्स का 5th पॉइंट है ये। सो हमें ओपनिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर का ही लेना है, हमें पिछले साल का नहीं लेना है। इन सब को ऐड करेंगे तो आ गया कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें आएगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है ये कैश इनफ्लो है। देन इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज़ 5% डिबेंचर्स। ये हमने वर्किंग नोट में तैयार किया हुआ है। एंड रिडम्शन भी है, रिडम्शन ऑफ 5% डिबेंचर्स। ये है आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि पैसा वापस कर रहे हैं इसलिए 2 लाख रुपीज़ आउटफ्लो है। देन डिविडेंड पेड, dividend paid during the year is ₹50,000, this is also cash outflow. Then interim dividend भी है, interim dividend paid है ₹1 लाख का, ये भी outflow of cash है। And lastly interest paid on 5% debentures, ₹12,500। हालांकि ये बनता है ₹27,500, लेकिन हमने लेजर बनाया था इसका वर्किंग नोट में, उसमें पेमेंट हुआ है सिर्फ 12,500 का, इसलिए हम यहाँ 12,500 ही आउटफ्लो शो करेंगे। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ₹3,87,500। अब आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट तीनों को ऐड करने से आएगा ₹6,79,000। अब हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹95,000 और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹1 लाख, मतलब 1,95,000 रुपीज़ हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड करेंगे। तो जो अमाउंट आएगा अब जो अमाउंट आएगा वो आएगा 8,74,000, विच इज़ सम टोटल ऑफ क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ ₹6,74,000 and closing cash and cash equivalents ₹2 lakh. So this is the solution.
and with question number 59 the chapter cash flow statement is finished. मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई सजेशन है, यू कैन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.